हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। ये अप्रैल 2024 का पार्ट 1 है, मतलब 15-16 दिन का ये है। ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो नेक्स्ट 15 दिन का होगा। ओके। तो हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हमने यहाँ पर कवर किया है, और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो पूरा ही वीडियो देखें। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डे और एंड थीम। ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट डे और थीम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस। उत्कल दिवस किसका स्टेटहुड डे है? तो ये है उड़ीसा दिवस। उड़ीसा का स्टेटहुड डे है। ओके, उड़ीसा का स्टेटहुड डे है। इसी को जाना जाता है उड़ीसा डे के रूप में भी। उड़ीसा डे के रूप में इसको माना जाता है, मनाया जाता है। ठीक है। और ये कब मनाया जाता है? ये किसको रिमेम्बर करने के लिए? फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ओडिशा एज ए सेपरेट प्रोविंस। ठीक है, मतलब अलग राज्य बनने के लिए, बनने के उपलक्ष्य में इसको आद किया जाता है। और ये कब हुआ था? 1936 में। ये 1936 में हुआ था। बिहार और बंगाल से अलग होने के बाद 1936 में उड़ीसा को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिली थी। ठीक है। तो इसीलिए उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस को ही उड़ीसा डे मनाया कहा जाता है। ओके। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था, और इसीलिए आरबीआई फाउंडेशन डे मनाया जाता है। ओके। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे। ऑटिज्म एक डिजीज है, बोलने से संबंधित है। मतलब कुछ बच्चे जो होते हैं देर से बोलते हैं या फिर नहीं बात कर पाते हैं, तो उसी से अवेयरनेस के लिए एक डे है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और इसका जो थीम है इस बार का, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 से 7 अप्रैल को एक वीक है, ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक है। ठीक है। नेक्स्ट है 4 अप्रैल, और ये इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे है। और इस बार का जो थीम है वो प्रोटेक्टिंग लाइव्स, बिल्डिंग पीस। 4 अप्रैल को है इंटरनेशनल कैरोट डे। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ध्यान में रखना है, कभी हो सकता है पूछ ले। अब 5 अप्रैल को है इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, और इस बार का जो थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस है। इस बार का थीम है प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ पीस विथ लव एंड कंसाइंस। नेटो ने इस बार सेलिब्रेट किया 75th ईयर्स किसके लिए? कलेक्टिव डिफेंस के लिए। कब? 4 अप्रैल को। ओके। नेक्स्ट है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ने अपना 260वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया इस बार 3 अप्रैल को। ठीक है, 3 अप्रैल 2024 को। 6 अप्रैल को 2024 को जो कि फर्स्ट सैटरडे, अप्रैल का जो फर्स्ट सैटरडे होता है उसमें मनाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक बार 6 अप्रैल ही हो। ओके। जो भी फर्स्ट सैटरडे होगा उसमें मनाया जाएगा। और ये क्या मनाया जाता है? नेशनल हैंडमेड डे। और इसका जो थीम था इस बार, बाय ए हैंडमेड प्रोडक्ट। 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। और इस बार का थीम है स्पोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। 6 अप्रैल को नेशनल लाइब्रेरी डे है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है। 7 अप्रैल को नेशनल बियर डे है। 8 अप्रैल को नेशनल जू लवर्स डे है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वेलर डे है। 9 अप्रैल को नेशनल मैच्योर वोमेंस डे है। और 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इस बार का थीम है, ये इंपॉर्टेंट है, होम्योपैथी डे। ठीक है। और इस बार का जो थीम है वो होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली है। और 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे है। 11 अप्रैल को वर्ल्ड पार्किंसन डे, ये भी एक डिजीज है। ठीक है। और 11 अप्रैल को नेशनल सबमरीन डे है। और 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन मनाया जाता है। 13 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल टर्बन डे। और 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे। 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है भी है, तो उस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके। 15 अप्रैल वर्ल्ड आर्ट डे है। और इस बार का जो थीम है ये गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट है। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे है। और इस बार को जो थीम है एजुकेट सेलिब्रेट है। और 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे। इंपॉर्टेंट है 16 अप्रैल, ये सेव द एलिफेंट डे। अब आते हैं नेशनल न्यूज़ पर। कुछ जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है उसको हमने यहाँ पर कवर किया है। फर्स्ट है एनटीपीसी परमानेंटली क्लोज्ड बरौनी
थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 प्रोजेक्ट, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। और इसने बरौनी में, जो बिहार में है, ठीक है, वहाँ पर अपना थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 प्रोजेक्ट जो है वो 2 था, इसमें 2 इंटू 110 मेगावाट का था। तो इसको उसने बंद कर दिया है। और यहाँ का जो इसको कौन ऑन कर रहा था, तो एनटीपीसी ऑन कर रहा था। और एक महारत्न पूछा जाएगा कि एनटीपीसी महारत्न है, मिनी रत्न है, नवरत्न है, तो क्या बोलेंगे? महारत्न है। और अगर पूछा जाएगा स्थापना कब हुआ, तो 7 नवंबर 1975 को, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली। आईओसीएल, इंडियन ऑयल कारपोरेशन और पैनासोनिक एनर्जी जो है वो लिथियम आयन सेल के लिए आपस में समझौता किया है इन लोगों ने। ओके, तो यहाँ पर समझौता में क्या है लिथियम आयन सेल में, वो हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या है? ईवी, ईवी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सही देश में जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और जो ऊर्जा भंडारण संसाधनों उसकी मांग में अपेक्षित वृद्धि के जवाब में ये किया गया है। और लिथियम आयन सेल के उत्पादन में जनवरी में दोनों ही कंपनियों के बीच जो इनिशियल समझौता होता है वो हो गया, उसका घोषणा हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिथियम के बारे में आप समझ लीजिए कि लिथियम का जो मुख्य उपयोग है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक के उत्पादन में किया जाता है, जो कि विशेष रूप से रिचार्जेबल बैटरी जो है, लिथियम आयन बैटरी, उसमें होता है, ठीक है। और भारत का जो हालिया लिथियम रिजर्व है वो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9, कहाँ पर? जम्मू JNK का जो सलाल हिमाला क्षेत्र है, ठीक है, सलाल हैमाना क्षेत्र है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो वहाँ पर 5.9 मिलियन टन का ये एक स्टॉक है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है वेदांता भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी सर्टिफाइड विथ ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पर जो है बाल्को को, बाल्को वेदांता का जो बाल्को कंपनी है उसको पहला कंपनी बन चुका है सर्टिफाइड होने में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये ASI का मतलब क्या है? ये एल्यूमिनियम स्टीवर्ड इनिशिएटिव, एल्यूमिनियम, ए से एल्यूमिनियम, एस से स्टीवर्ड, आई से इनिशिएटिव। और इस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पर V3 प्रमाणन मिला है इसको। कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है इसको? V3 सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। उसके बाद है इंडिया एंड नेपाल एग्री टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन। इंडिया और नेपाल जो है आपस में समझौता किया है, क्या? संस्कृत के पर रिसर्च करने और उसको उसमें से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे संस्कृत के, वो इस मीटिंग में शामिल हुए थे। और ये मीटिंग कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, वहाँ पर ये आयोजित हुआ था, ठीक है, काठमांडू में। और 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजित हुआ था, उसमें नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाल जो है वहाँ का, और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली और इंडिया फाउंडेशन दिल्ली के सहयोग से ये किया गया था, ठीक है। इसमें से महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन जो है वो नेपाल का नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान को नेपाल के गुरुकुलों के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत के बारे में अगर हम बताएं तो संस्कृत को 2005 में भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। कब दिया? 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से ये एक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपोर्ट टच रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो ये डाटा जो है आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये मतलब कि पहले के जो साल थे उससे 21 गुना का वृद्धि दर्ज किया गया, बहुत ही ज़्यादा है ये, ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट में। और इसमें से सरकार की नीतियां जो है वो बहुत ही कारगर साबित हुई है। 60% जो है वो निजी क्षेत्र से, मतलब प्राइवेट से, 60% निजी प्राइवेट, और 40% जो है निर्यात वो DPSU से, मतलब डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से
हुआ है। ओके, अब गुयाना को HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिलीवर किया है 2 ड्रोनियर 2228 प्लेन। और ये ड्रोनियर का काम जो है वो सर्वेक्षण करने में, रिसर्च करने में, ये सब चीज़ों में आता है। और गुयाना के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इरफान अली। इरफान अली, ठीक है। तो याद रखना है। महिंद्रा एस्ट्रो स्ट्रक्चर्स इंक्स 100 मिलियन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट विथ एयरबस ग्रुप। एयरबस ग्रुप के साथ जो है महिंद्रा का 100 मिलियन महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर का ये समझौता हुआ है, ठीक है। पीटीआई ज्वाइंस मेटा थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम इन इंडिया। पीटीआई क्या है? एक न्यूज एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और इसने ज्वाइन किया है मेटा को। मेटा क्या है? एक कंपनी है, ये फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब का जो पेरेंट कंपनी वो मेटा है। और ये अभी इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, तो उसमें से बहुत सारा अफवाह जो है, फेक न्यूज जो वो फैलाया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसके लिए, फैक्ट चेकिंग के लिए, यहाँ पर पीटीआई ने मेटा के साथ एक प्रोग्राम के लिए समझौता किया है, ठीक है, ज्वाइन किया है। ओके, और पीटीआई का स्थापना 1947 में हुआ था। पीटीआई जो है एशिया का बहुत ही पुराना बोल सकते हैं एक न्यूज एजेंसी है। तो ये 1947 में इसका पीटीआई का स्थापना हुआ था, 1947 में। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, गवर्नमेंट रेज्ड 16,500 करोड़ वाया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस डिसइन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2024। 2024 में पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट करके 16,507 करोड़ गवर्नमेंट ने रेज किया है, ठीक है। अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो उसने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को सरपास कर लिया और ये भारत की पहली कंपनी बन गई, ठीक है। तो जो भी पहली कंपनी है उसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। और ये हुआ था गुजरात के खावड़ा में 2,000 मेगावाट क्षमता का एक सोलर प्लांट। कहाँ पर? खावड़ा में, गुजरात के खावड़ा में, ठीक है। कितना? 2,000 मेगावाट का सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ था वहाँ पर। और उसी के साथ ये 10,000 मेगावाट से ज़्यादा की कंपनी बन गई, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। इंडिया जो है पहला कमर्शियल क्रूड ऑयल स्ट्रेटेजिक स्टोरेज बना रहा है, ओके। और ये स्टोरेज जो है वो कौन कौन बना रहा है? इसमें से ISPRL, ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ISPRL, ओके। और इसको बनाने की योजना बना रहे हैं। इसका लक्ष्य आपात स्थिति में आपूर्ति बाधा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। और ये कर्नाटक के पादुर में 2.5 मिलियन टन जो भूमिगत भंडारण के निर्माण के लिए अभी बीड लगाई जा रही है, आमंत्रित किया गया है। और अगर भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कच्चे तेल के भंडार भूमिगत चट्टानी गुफाओं में निर्मित किए गए हैं और जिनमें हाइड्रोकार्बन भंडारण के लिए सबसे सुरक्षित साधन के रूप में जाना जाता है। क्लियर? उसके बाद फिर है ISPRL जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन तेल उद्योग विकास बोर्ड OIDB, ठीक है। और क्या है, इसकी सहायक कंपनी है, ओके। और उसमें से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, IEL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में भंडारण संचालन की देखरेख करती है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज है, पावर फाइनेंस SGVN पार्टनर्स विथ IIT पटना टू इम्प्रूव टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। टनलिंग प्रोजेक्ट जो है उसके लिए परफॉर्मेंस के लिए SJVN ने पार्टनरशिप किया है IIT पटना के साथ। पावर फाइनेंस ने पे किया है 2033 करोड़ इंटरिम डिविडेंड टू गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, ओके। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है BEML, ओके, BEML, और BEML ने और जो BEL है, BEML और BEL ने एक दूसरे को ज्वाइन किया है
ये जो इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि इंडिजिनस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है। तो BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दो कंपनियां। क्लियर। इंडिया टू स्टॉप इंपोर्टिंग यूरिया बाय एंड ऑफ 2025, मतलब 2025 तक जो यूरिया का आयात है, ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए, तो वो खत्म कर देगा भारत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रजिस्टर रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग इन 2023 टू 24। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है उसने रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग किया है 2023-24 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूछा जाएगा तो कहाँ पर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो कलकत्ता में है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में है, आपको ध्यान में रखना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। उसके बाद फिर है ट्राई सर्विसेज कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो परिवर्तन चिंतन जो है वो कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टू इन्वेस्ट 1.5 ट्रिलियन रुपीस इन डेवलपिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट री पार्क इन खावड़ा। अभी हमने इसके पहले जो 10,000 मेगावाट को सरपास किया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, तो वहां पर हमने बताया कि खावड़ा में 2,000 मेगावाट का क्षमता को स्थापित किया गया सोलर एनर्जी पार्क को, तो वहां से ये सरपास किया, ठीक है। उसके बाद है वेबसाइट बूथ राबता लॉन्च्ड बाय पंजाब फॉर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बूथ राबता को किसने किया है, इलेक्शन कमीशन ने। कहाँ पर किया गया है, पंजाब में, ठीक है। इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए मिराज सितार्स और तानपुरास। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, GI टैग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तानपुराज, ओके। तो GI टैग के लिए वीडियो भी है और जो अपडेट किया गया वो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। सितार जो है महाराष्ट्र के मीरज में बने सितार और तानपुरा को क्या है, GI टैग मिला है। ये कहाँ से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से, ओके। और ये मीरज में बनने वाले सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया। मीरज में बनने वाले सितार और इसको तानपुरा को GI टैग मिलने से इसका महत्व बहुत ही बढ़ गया है। जो भी मीरज में बने वाद्य यंत्रों का काफी मांग हो रहा है इसके कारण, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है GI टैग में, कहाँ का है, कौन सा स्टेट से रिलेटेड है, बिलोंग करता है, बस वही याद रखना है आपको। अगर GI सांगली जिला का एक छोटा सा कस्बा है, ये डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए तो सांगली है, ठीक है, सांगली। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कोचिन शिपयार्ड साइंस रिपेयर एग्रीमेंट विथ US। कोचिन शिपयार्ड ने रिपेयर एग्रीमेंट किया है US के साथ, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ, ओके। फसाई FSSAI लॉन्चेज एक्सटेंसिव अवेयरनेस सैनिटाइजेशन प्रोग्राम टारगेटिंग मेजर मार्केट्स। अवेयरनेस और सैनिटाइजेशन जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है फसाई ने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या होता है FSSAI का फुल फॉर्म, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयर इंडिया बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL साइन एग्रीमेंट टू डेवलप बेंगलुरु एयरपोर्ट एज हब के रूप में इसको बेंगलुरु एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए जो BIAL और एयर इंडिया ने वो एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया आइज 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047, ये किसने किया है, एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन ने, ठीक है। उसके बाद इंडिया secure second overseas port Sitwe agreement approved by Ministry of External Affairs।
तो ये जो सितवे पोर्ट है ये कहाँ पर किया गया है, इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, स्टैटिक भी पूछ लिया जाता है और इससे जो करंट अफेयर है वो भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। सितवे पोर्ट ये म्यांमार है, म्यांमार में वहाँ से, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA जो है उसने ये न्यूज़ को अप्रूव किया है। तो भारत ने क्या किया, दूसरा जो विदेशी बंदरगाह सितवे समझौता को भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री उसने मंजूरी प्रदान कर दी। ठीक है, इसके पहले कहाँ पर था, एक था चाबहार। ठीक है, चाबहार कहाँ पर है, ईरान में। एक था चाबहार, वो ईरान में है, और ये म्यांमार में है। मतलब कि समुद्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बोल सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। ओके, और ये समझौता जो बोल सकते हैं बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, आई जिसको बोलते हैं शॉर्ट्स में IPGL। ठीक है, IPGL ने कलादान नदी पर पूरे बंदरगाह का प्रबंधन करने की ये अनुमति देता है। कलादान रिवर, कलादान प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, तो सितवे बंदरगाह समझौते का मुख्य विवरण क्या है कि उसमें पूर्ण परिचालन नियंत्रण है। चाबहार में टर्मिनलों पर सीमित नियंत्रण के विपरीत यहाँ पर भारत के पास जो है अब सितवे बंदरगाह पर पूर्ण परिचालन अधिकार है और दीर्घकालिक रिलीज है। और सितवे बंदरगाह का विकास जो है भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए। ठीक है, और ये क्या करता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उससे कनेक्टिविटी आसान कर देता है। मिजोरम और त्रिपुरा से कनेक्टिविटी कलादान जो प्रोजेक्ट है उससे जल मार्ग और आपका रोड नेटवर्क से उसमें मिजोरम त्रिपुरा के लिए भी कनेक्टिविटी काफ़ी सुधार हो जाएगा इसमें। और इससे क्या होगा, ट्रेड और जो भी कमर्शियल चीज़ें होती हैं वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी। अब एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स, ये कहाँ पर हुआ है, ये IIT मद्रास में। इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही है, इसमें याद रखना है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जिसको बोलते हैं शॉर्ट में काबिल, और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटेरियल्स CSIR IMMT ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसके लिए, फॉर टेक्निकल एंड नॉलेज कॉपरेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं गुज कोस्ट, क्या बोलते हैं, गुज कोस्ट। ठीक है, और उसने डेजिग्नेट किया है नोडल सेंटर फॉर इसरो स्टार्ट प्रोग्राम के लिए। NTPC ने लॉन्च किया लेटेस्ट एडिशन किसका, गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन के लिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से उठ जाएगा कि गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट मिशन जो है वो किसने लॉन्च किया, तो NTPC ने किया है। बस इतना ही। सिट्रियन बिकम्स द फर्स्ट मल्टीनेशनल कार मेकर टू एक्सपोर्ट EVs फ्रॉम इंडिया। क्या बोला जा रहा है कि सिट्रियन जो है वो पहला कंपनी बन गया है जिसने इंडिया से ये EV एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाएगा कि सिट्रियन कहाँ की कंपनी है, ऐसा कभी पूछ ले तो आप बता देंगे कि ये फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, फ्रांस की कंपनी, कहाँ की, फ्रांस की कंपनी। और फ्रांस का ये बहुत ही फेमस ब्रांड, कार ब्रांड है सिट्रियन। और भारतीय मार्केट में एक नया कार लॉन्च करने के लिए तैयार है, सिट्रियन C3। ठीक है, और उसी के कंपनी की पहली मेड इन इंडिया कार है, कौन सा, सिट्रियन C3, सिट्रॉन C3 ये कार। और ये पहली मेड इन इंडिया, उसके बाद इसमें से फ्रांस की कार जो निर्माता सिट्रॉन मतलब भारतीय मार्केट से अपनी पहली मेड इन इंडिया कार लॉन्च करने के लिए तैयार है, और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेगा। यहाँ पर भारत में ही तैयार किया गया और भारतीय यूजर बेस को ध्यान में रखते हुए इसको कस्टमाइज भी किया गया है। नेक्स्ट है स्विगी लॉन्चेस, डिफेंस मिनिस्टर इशूज 65,000 करोड़ टेंडर टू हॉल फॉर बाइंग 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट्स। मतलब कि 65,000 करोड़ का टेंडर इशू कर दिया डिफेंस मिनिस्टर ने, किसको, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और हिंदुस्तान किस लिए,
97 LCA खरीदने के लिए। मार्क 1 ये फाइटर। LCA का बोला पूछा जाएगा कभी तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्के लड़ाकू विमान, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है स्विगी लॉन्चेज स्विगी पाउलिस इनिशिएटिव फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। स्विगी ने लॉन्च किया है स्विगी पाउलिस। क्या लॉन्च किया? स्विगी पाउलिस एक इनिशिएटिव है कि किसी का पालतू जानवर अगर खो जाए तो उसको खोजने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। स्विगी पाउलिस, कुत्ता जो है, बिल्ली, ये कोई भी मतलब पालतू जानवर है उसके लिए। उसके बाद फिर है इलेक्शन कमीशन इंट्रोड्यूस्ड होम वोटिंग फॉर एल्डरली एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, मतलब जिसको बोलते हैं पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पीडब्ल्यू या फिर पीडब्ल्यूडी। तो इन लोगों के लिए जो दिव्यांग पर्सन है या फिर जो ज़्यादा बूढ़े हो गए उन लोगों के लिए तो होम वोटिंग का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद कोल प्रोडक्शन का टारगेट किया गया है सेट एट 170 मिलियन टन्स के लिए 2024-25 के लिए। तो पूछा जाएगा कि 2024-25 के लिए कोल प्रोडक्शन का क्या लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य है 170 मिलियन टन का, ओके। उसके बाद है इंडियन गवर्नमेंट गिफ्ट्स 35 एम्बुलेंस एंड 66 स्कूल बसेस इन नेपाल। नेपाल को भारतीय सरकार ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस प्रदान किया है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर इसमें नेक्स्ट सेकेंड एडिशन ऑफ जनकपुर धाम जो है वो यहाँ, इसके पहले इसमें से आप थोड़ा सा इसको भी जान सकते हैं कि काठमांडू में ये कहाँ पर हुआ था प्रोग्राम, नेपाल में, काठमांडू में। और ये विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए 35 एम्बुलेंस, कितना एम्बुलेंस दिया है? 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें से सेकेंड एडिशन ऑफ जनकपुर धाम। तो जनकपुर धाम जो है उसका कल्चरल फेस्टिवल है, वो नेपाल में आयोजित होता है, उसका ये इस बार सेकेंड एडिशन मनाया गया। और कब? 13 अप्रैल को, जब विक्रम संवत का नेपाली नववर्ष 2000, इस बार कौन सा नववर्ष विक्रम संवत में? 2081, 2081 चल रहा है, ठीक है। और वहाँ पर भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था और ये महोत्सव जनकपुर में महेंद्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया होता है। कहाँ पर होता है? महेंद्र नारायण मिथिला सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव ने विक्रम संवत नेपाली नववर्ष 2081 के अवसर पर उत्सव का उद्घाटन किया और मुख्य वक्ता ने मैथिली संस्कृति में रामायण के साथ सीतायन पर भी प्रकाश डाला, ठीक है। उसके बाद फिर है नेक्स्ट, अब यहाँ से इंटरनेशनल न्यूज़ हम लोग पढ़ेंगे। सारे नेशनल न्यूज़ हमने कवर कर लिए, अब इंटरनेशनल न्यूज़। जापान लॉन्चेज ई वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट। इंडियन टूरिस्ट के लिए जापान ने लॉन्च किया है ई वीज़ा। क्या लॉन्च किया है? ई वीज़ा। और एक नई प्रणाली शुरू की गई जो पासपोर्ट में भौतिक वीजा स्टिकर की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। और वीएफएस ग्लोबल द्वारा संचालित नामित जापान वीजा एप्लीकेशन सेंटरों के माध्यम से वीजा के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रदान करता है, ठीक है। ई वीजा का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वीजा। और विशेष रूप से पर्यटन उद्देश्य के लिए, मतलब जो घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट हैं जो, उनके लिए ये जापानी वीज़ा 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है। कितना दिन तक? 90 डेज तक रहने की अनुमति देता है। और जापान द्वारा ई वीज़ा की शुरुआत जो है भारतीय यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाती है और जिससे पर्यटन उद्देश्यों के लिए जापान में आसान योजना और सहज प्रवेश की अनुमति मिलती है, ठीक है। अजीत डोभाल लीड्स द इंडियन डेलीगेशन एट एससीओ मीटिंग। अजीत डोभाल ने एससीओ मीटिंग में इंडियन डेलीगेशन का नेतृत्व किया। और ये जो है कहाँ? एससीओ का मतलब क्या होता है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ, ओके। और ये कहाँ पर हुआ? अस्ताना में हुआ। कजाकिस्तान का जो कैपिटल है अस्ताना, ठीक है, अस्ताना।
वहां पर आयोजित किया गया था। उन्होंने एससीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमाट तोकाएव, कासिम जोमाट तोकाएव, ठीक है। तो उनसे मुलाकात भी करी और ये एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिवों की जो 19वीं वार्षिक बैठक 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के राजधानी जो अस्ताना वहां पर चली, ठीक है। और सही अगर यहाँ पर एससीओ के बारे में जाने, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, तो 15 जून 2001 को एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में इसका स्थापना किया गया था। कब? 15 जून 2001 को। और इसने शंघाई 5 संगठन का स्थान लिया। एससीओ का संस्थापक सदस्य में अगर आपको पूछा जाए तो चाइना, रसिया, किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, रूस, सॉरी रसिया तो लिख दिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। और एससीओ के सदस्य देश में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक अस्थाई और एक पर्यवेक्षक। तो 9 अस्थाई सदस्य हैं। अभी कितने हो गए? 9 अस्थाई सदस्य हो गए। पहले शुरुआत में अगर पूछा जाएगा कि फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे, तो 5 थे, उज्बेकिस्तान, चाइना, रसिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। उसके बाद 2017 में भारत कब शामिल हुआ इसमें, इंडिया कब शामिल हुआ एससीओ में, तो इंडिया शामिल हुआ 2017 में इंडिया शामिल हुआ। और पाकिस्तान भी, क्योंकि इंडिया को रूस सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा था, तो पाकिस्तान भी 2017 में ही शामिल हुआ है। तो 2017 में एससीओ में 2 देश शामिल हुए, कौन? पाकिस्तान और इंडिया। और ईरान जो है वो 2023 में शामिल हुआ है। ईरान कब शामिल हुआ है? ईरान 2023 में शामिल हुआ है, ठीक है। पर्यवेक्षक देश के रूप में अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया है। और एससीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अभी हमने बताया कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, मतलब कजाकिस्तान है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 19वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई, अस्ताना कजाकिस्तान में। और यहाँ पर सलाहकार अजीत डोभाल जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ओके। और अगर पूछा जाए कासिम जोमाट तोकाएव कौन है, तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर 9 देश है। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुआ, 2023 में ईरान शामिल हुआ है, ठीक है। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो बीजिंग बताएंगे, बीजिंग चाइना में। रोमानिया अनवेल्स वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर। रोमानिया ने अनवेल किया है दुनिया का सबसे पावरफुल लेजर, ठीक है। और यहाँ पर अगर रोमानिया जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता जेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड द्वारा अग्रणी चिरपेड पल्स एम्पलीफिकेशन, जिसको बोला जाता है सीपीए, सीपीए। और इस तकनीक का उपयोग करके जो विभिन्न क्षेत्रों में ग्राउंड ब्रेकिंग अनुप्रयोगों का वादा करता है, ठीक है। और फ्रांसीसी कंपनी थेल्स के साथ साझेदारी में विकसित हुआ है। यह लेजर प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। यूएई मसदर टू होस्ट वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है वो कौन होस्ट करेगा? यूएई का मसदर शहर है, यूनाइटेड अरब अमीरात का एक मसदर शहर है, वही होस्ट करेगा वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ठीक है। और उसके बाद ये 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा अबू धाबी में। प्रदर्शनी केंद्र और मसदर मंडप में नवाचार और सहयोग का केंद्र रहेगा। Y4S यूथ फॉर सस्टेनेबिलिटी, और इसमें से 2 चीज़ है, Y4S, Y4S और क्या, वाइजर, WISER, वाइजर। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी में जो ओमेन्स है उनका रोल, जैसे पहलों को मंच में शामिल किया गया है, ठीक है। 16 अप्रैल को मसदर वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा, जिसका लक्ष्य वैश्विक हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना है।
यूएस और ब्रिटेन ने फॉर्ज अलायंस किया है किसके लिए? यूएआई सेफ्टी से निपटने के लिए। 57 कंपनियों ने कंपनियों के अकाउंट जो है 80% वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन करती है सिंस 2016 में से, और ये एक रिपोर्ट आया हुआ है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट आया हुआ है 2016 के बाद सिर्फ 57 कंपनियों ने 80% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किया है। और इसमें से एक थिंक टैंक है इन्फ्लुएंस मैप। क्या है? इन्फ्लुएंस मैप। ये 57 कंपनी तेल, गैस, कोयला और सीमेंट के उत्पादन से जुड़ी हुई है। तो आप जानते ही हैं कि यही कंपनियां सबसे ज़्यादा, यही फैक्ट्रियां सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, क्रिएट करती है। और कार्बन मेजर्स डेटाबेस का उपयोग किया गया था इसमें, और फिर ये बताया गया है इसमें 2014 से 20 के बीच जीवाश्म कंपनियां लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है, ठीक है। उसके बाद पूछ इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रैल 2024 में जारी किस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के 80% भाग के लिए सिर्फ 57% कंपनियां हैं? तो वो है इन्फ्लुएंस मैप। ओके, इन्फ्लुएंस मैप। और इन्फ्लुएंस मैप के अनुसार दुनिया में कार्बन उत्सर्जन के 80% भाग के लिए किस तरह की कंपनियां जिम्मेदार हैं? तो वो जीवाश्म ईंधन, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे लॉन्च किया है न्यू गोल्ड बैक्ड करेंसी जिसका नाम है जीग। क्या नाम है? ZIG। ZIG, ठीक है, नाम याद रखिएगा। नया करेंसी है। किसके लिए? इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जिम्बाब्वे गोल्ड नामक, ZIG का मतलब है जिम्बाब्वे गोल्ड। और ये इसको निकाला गया है, ठीक है। जिम्बाब्वे में नई मुद्रा की घोषणा तब हुई जब देश में गंभीर सूखे के प्रभाव से जूझ रहा था, और उस सूखे ने देश की जो मुख्य भोजन है मक्का की जो आधी फसल उसको नष्ट कर दिया गया था। और ZIG है वो अनावरण करते हुए केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है जॉन मुसायोनी ने ZIG को संरचित किया जाएगा और बाजार आधारित विनिमय दर पर निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। EU and India joins hand to nurture startups in EV battery recycling field. ओके, नेक्स्ट है इंडियाज रैंक थर्ड विथ 67 यूनिकॉर्न। इंडिया जो है वो 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरा रैंक पर है। किसके अनुसार? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। पहला पर कौन है? यूएसए है, दूसरा पर चाइना है, तीसरा पर इंडिया, चौथा पर यूनाइटेड किंगडम, पांचवा पर जर्मनी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF ऑर्गेनाइज करेगा क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम इन सिंगापुर इन जून 2024। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद फिर है ईरान लॉन्चेस ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस अगेंस्ट इजराइल। अभी 2 दिन पहले का ही बात है। ईरान सीरिया में ये ईरान के दूतावास पर इजराइल ने शायद अटैक किया था, ठीक है। ये फिक्स बातें नहीं है, लेकिन ये ईरान की तरफ से ये बार बार बोला जा रहा है कि सीरिया में जो हमारा दूतावास है उस पर इजराइल ने अटैक किया है। तो ईरान ने इजराइल पर 200 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल दाग दिया। किसके तहत? ट्रू प्रोमिस के तहत, ठीक है। और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है। और गाजा में पिछले 6 महीने से ये जंग हो रहा है, उसमें से ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। इंडिया एट 10th टॉप किया है रसिया ने। तो दुनिया का जो पहला टॉप 3 में अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन है? इंडिया 10वां रैंक पर है, टॉप किया है रसिया ने। उसके बाद यूक्रेन है, ठीक है, साइबर क्राइम इंडेक्स में। तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट अमंग 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन वर्ल्ड, 10वां सबसे बिजी जो व्यस्त एयरपोर्ट है वो दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। और अगर टॉप में पूछा जाए तो अटलांटा का जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है वहाँ का है, ठीक है। और वो कौन सा है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में हम लोग तुरंत ही इसको खत्म करते हैं। HDFC बैंक ने प्रपोज किया कि 100% सेल स्टेक जो है वो सेल करेगा किसमें? सब्सिडरी कंपनी है HDFC एजुकेशन, उसमें। क्रेडिट कार्ड्स जो है वो इस बार RBI की जो रिपोर्ट आई है उसमें 100 मिलियन का मार्क है कि 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड ब्रीच हुआ है, ठीक है। कर्नाटक बैंक ने रेज किया है 600 करोड़ रुपया, किसके थ्रू? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू। जीएसटी कलेक्शन हुआ है इस बार 11.5% रेट के साथ रेज हुआ है, राइजेस हुआ है ये 1.78 लाख करोड़ रुपए मार्च में। ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यूपीआई एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 ऑन ए हाई नोट, मतलब अभी तो आप देखेंगे कि हर एक आदमी यूपीआई चला रहा है, यूपीआई यूज कर रहा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और उससे लोग पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ गया है, और इसमें ट्रांजेक्शन कितना? 199 लाख करोड़ का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट बैंकिंग वाले एग्जाम में आ भी सकता है, और कभी हमारे एसएससी रेलवे में भी पूछ सकता है कभी कभी। एसबीआई ने लॉन्च किया है न्यू एंड मोर यूजर फ्रेंडली वर्जन ऑफ कंप्लेंट रीड्रेस सिस्टम। क्या नाम है? स्कोर्स 2.0, स्कोर्स 2.0 नाम है, ठीक है। किसने किया है? तो ये सेबी ने किया है। और सेबी का जो शिकायत निवारण प्रणाली स्कोर्स 2.0 का इसका जो मेन एम है वो क्या है? सेबी स्कोर्स 2.0 प्रतिभूति जो बाजार है वहां पर निवेशक शिकायत समाधान को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं। ऑटो रूटिंग है, ऑटो एस्केलेशन है, और भी चीजें इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा पूछा जाएगा कि स्पोर्ट्स 2.0 वो इनिशिएटिव जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है, ओके। और सेबी के बारे में अगर पूछा जाए तो सेबी का स्थापना जो है कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 को, 1992 को। और इसका प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच, ठीक है। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट किया इंडियाज इकोनॉमी टू ग्रो 7.5% इन 2024। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम्स के लिए। टाटा AIA, टाटा AIA एनुअल्स पेमेंट सॉल्यूशन सिस्टम ऑन व्हाट्सएप, मतलब कि इंश्योरेंस का पैसा जो है वो व्हाट्सएप से भी आप टाटा इंश्योरेंस में दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा फैसिलिटी आया हुआ है, क्लियर। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर्स विथ विफिन सॉल्यूशन टू कमेंट सप्लाई चेन फाइनेंस। तो सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए पार्टनरशिप किया है विफिन के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है लोन किसके लिए? हेल्थ केयर सेविंग अकाउंट वोमेन के लिए। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसने कोलैबोरेट किया है फोन पे के साथ स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। बंधन म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है बंधन इनोवेशन फंड। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC जो है उसने होल्ड किया है रेट 6.5% का टेम इन्फ्लेशन के लिए। RBI पेनलाइज कर रहा है IDFC, HDFC नॉट IDFC, फर्स्ट बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस फॉर नॉन कंप्लायंस। और सिडबी जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है फिनटेक प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ के साथ, किसके लिए? माइक्रो लोन्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए, ठीक है। और यूनियन बैंक रेज कर रहा है 4200 करोड़ फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC टू फंड ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ। J&K पार्टनरशिप कर रहा है किसके साथ? पे मार्ट इंडिया के साथ वर्चुअल ATM फैसिलिटी लॉन्च करने के लिए। कौन? अगर पूछा जाए कि वर्चुअल ATM फैसिलिटी लॉन्च करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है? तो पे मार्ट इंडिया के साथ। नेक्स्ट है पिरामल अल्टरनेटिव्स इन्वेस्ट 110 करोड़ इन बायो डील फार्माक्यूटिकल्स, ओके। और REC सैंक्शन कर रहा है 3.59 लाख करोड़ लोन
फाइनेंशियल ईयर 2024 में। सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप साइन SINE, आईआईटी बॉम्बे कोलैबोरेट कर रहा है कैनरा बैंक फॉर फाइनेंसिंग ऑफ स्टार्टअप्स। और क्या है, ICICI लोम्बार्ड टाइज अप विथ पॉलिसी बाजार के बारे में आपने देखा ही होगा। तो ऑफर कर रहा है इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो 78% ग्रो कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2024। फोन पे ने पार्टनरशिप किया है ई सेवा के साथ, और किसको प्रमोट करने के लिए, UPI को प्रमोट करने के लिए नेपाल में। ये इंपॉर्टेंट है। ADB रेजेज इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2025 GDP ग्रोथ। कितना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसके लिए ग्रोथ रेट 7% का भविष्यवाणी करी है। HDFC बिकम्स फर्स्ट प्राइवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला प्राइवेट बैंक बन गया है जो लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन कर रहा है। दूसरा है L&T कंप्लीट सेल ऑफ इंटायर स्टेक इन L&T लार्सन टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मूडी प्रोजेक्ट्स इंडियाज GDP ग्रोथ एट 6.1% 2024-25। ओके, भारत पे ने लॉन्च किया है जीरो पे ऐप, और 4.85% पर रिटेल इन्फ्लेशन फॉल कर रहा है 10 महीने के सबसे नीचे पर, कब, मार्च में किया है। जापान बेस्ड जो MUFG है उसने एक्वायर किया 20% स्टेक HDFC बैंक नॉन बैंकिंग आर्म में। कर्नाटका बैंक जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है विथ फिजडम टू प्रोवाइड 3-in-1 अकाउंट विजन वाया मोबाइल ऐप। होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो रेज ऊपर उठा है 3 महीने में 0.53% के। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत जो भी इम्पोर्टेंट सबको हमने यहाँ पर शामिल किया है। हेया फल्ली सरन टैक्स चार्जेस प्रिंसिपल DG किसका, PIB का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो प्रिंसिपल DG है, डायरेक्टर जनरल, वो कौन है फली सरन। और अतुल मेहरा ने ज्वाइन किया है एक्सिस कैपिटल को, कैसे, MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में। संजीव नायर को एसोचैम का प्रेसिडेंट बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, संजीव नायर को, संजय नायर। डॉक्टर कॉन्गो प्रेसिडेंट नेम्स जूडिथ DR डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। ठीक है, ये कॉन्गो देश है, और वहाँ का प्रेसिडेंट जो है जुडिथ सुमनियावा टुलुका, जो कि पहली ओमेन PM है वहाँ की। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिनटेक स्टार्टअप पोर्टफोलियो जो है अपॉइंट किया है किसको, श्रीधर नारायणन को चीफ बिजनेस ऑफिसर CBO। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नेम सुभाषिस रॉय को एज ए चीफ रिस्क ऑफिसर नामित किया है। अब्दुल फतह अल सीसी, ये कहाँ के हैं, मिस्र के। इन्होंने फिर से तीसरे टर्म के लिए वहां पर शपथ लिया मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में। संतोष कुमार झा जो है उनको अपॉइंट किया गया है CMD के रूप में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन में। और लेफ्टिनेंट जनरल JS सिद्धाना उनको टेक्स ओवर ये न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रॉप सीन आयुष्मान खुराना टू अर्ज यूथ टू वोट। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस लिए, कि अर्ज यूथ जो है वो वोट करे इसके लिए। फ्यूचर जनरली इंडिया लिमिटेड ने रमित गोयल को CDO अपॉइंट किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने अर्नव गोस्वामी को CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। राकेश मोहन को अपॉइंट किया गया है मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजर पैनल। ये आपको ये याद नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको याद ही रखना है हर हाल में। राकेश मोहन को वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में एक मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। मिनेश शाह इलेक्ट किया गया है चेयरमैन एज नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCDFI मिनेश शाह। ठीक है, लव कुमार को अपॉइंट किया गया है इंस्पेक्टर जनरल SPG में।
तो ये भी याद रखेंगे लव कुमार को। पीटर पेलेग्रिनी को इलेक्ट स्लोवाकिया का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। और विप्रो के जो थियरी डेलापोर्ट थे, ठीक है, थियरी डेलापोर्ट उनका स्थान लिया है श्रीनिवास पालिया ने विप्रो में। उसके बाद है नाजमी वजीरी को हेड ऑफ कमिटी यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेक्ट दिल्ली फॉरेस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। मनोज पांडा को अपॉइंट किया गया 16वीं फाइनेंस कमीशन में सदस्य के रूप में। किसको? मनोज पांडा को। और हरेंद्र सिंह को नेशनल वोमेन्स हॉकी कोच बनाया गया है। सिमोन हैरिस को आयरलैंड का सबसे यंग पीएम इलेक्ट किया गया है। और सुशील शर्मा को सेलेक्टेड एज सीएमडी ऑफ SJVN यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF ने अपॉइंट किया गया है। तरुण बजाज को हेड यूएस इंडिया टैक्स फोरम में। आरबीएल बैंक जो है अपॉइंट किया मुराली रामकृष्णन को किस रूप में? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में। और इंडिया के जो जगजीत पावड़िया हैं उनको री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB। ओके। फिर है फॉर्मर पाकिस्तान पीएम के पाकिस्तानी पीएम यूसुफ रजा गिलानी, उनको सीनेट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मैरी कॉम ने सेफ डी मिशन जो है पेरिस ओलंपिक के लिए उसको त्याग दिया है, ठीक है, उससे रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब हट गए वहां से मैरी कॉम। सच्चिदानंद मोहंती जो है वो यूजीसी का मेंबर अपॉइंट किया गया है। अनुराग कुमार जो IPS है उनको ज्वाइंट डायरेक्टर CBI में बनाया गया है, ठीक है। सूर्योदय SFB ने दीपक कुमार शर्मा एज एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस जो है उनको नेशनल जस्टिस एकेडमी नेशनल जुडिशियल एकेडमी वहां पर हेड अपॉइंट किया गया है। किसको? नेशनल जुडिशियल एकेडमी में अनिरुद्ध बोस को। वंदिता कौल को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सेक्रेटरी बनाया गया है। स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को ब्रांड एम्बेसडर, संजना सांघी एक्ट्रेस है, उनको ब्रांड एम्बेसडर स्पेस इंडिया ने अपना बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अवार्ड्स, ठीक है, किनको कौन सा अवार्ड मिला है। तो प्रेसिडेंट ने लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और S स्वामीनाथन, जिनको बाद में हरित क्रांति के पिता के रूप में, जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इन लोगों को भारत रत्न दिया गया है। तो पूछा जाएगा कितने लोगों को? तो 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। मीना चंदा को ऑनर किया गया इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड के साथ। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे जो है उनको प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है 2023 के लिए। किसको किसको? हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, ये झारखंड की हैं। REC विंस स्कॉच ESG अवार्ड 2024 इन रीन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी। SJVN ने ऑनर किया है 50th विश्वकर्मा अवार्ड, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कन्फर्ड विथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल विश्वकर्मा अवार्ड, ठीक है। रघुराम ने अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन से फेलोशिप प्राप्त किया है। INS शारदा ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए INS शारदा को मिला है क्या? ऑन द स्पॉट यूनिट सिटेशन। अग्रवाल आइज हॉस्पिटल ने विन किया है बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड 2024। नीरज शर्मा को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है मेडल ऑफ ऑनर कौंसिल वो प्राप्त हुआ है। चंद्रयान 3 के जो टीम है इसरो के उनको मिला है जॉन L जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, ठीक है। गगनदीप कंग और उनको अवार्ड दिया गया है जॉन डक्स कैनेडियन गैरेंडर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। और कितने दिन के लिए? वर्क ऑन 2 इंट्रिक डिजीज, 2 डिजीज के लिए बच्चों में, इसके लिए गगनदीप कंग को ये अवार्ड मिला है। लोकेश मुनि ये कोरोना में, गगनदीप कंग जो है वो कोरोना में बहुत ही इंटरव्यू में आते थे न्यूज़ में,
ठीक है, लोकेश मुनी ऑनर्ड किया गया, उनको सम्मानित किया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉलंटियर अवार्ड 2024, इसको लोकेश मुनी को। अवंतिका वंदना पू नेम्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय हार्वर्ड। और यहाँ से हम लोग डिफेंस का देखते हैं। IAF जो है वो एक मेगा एक्सरसाइज, इंडियन एयरफोर्स जो है वो 10 दिनों का मेगा एक्सरसाइज जो है वो गगन शक्ति स्टार्ट किया है। कहाँ पर ये स्टार्ट किया है गगन शक्ति? तो ये गगन शक्ति जो है ये पोखरण में हुआ है। ठीक है, 1 अप्रैल को पोखरण जो फील्ड फायरिंग रेंज है पोखरण में, कहाँ पर? राजस्थान के पोखरण में। ओके, तो 10 दिवसीय इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के करीब 10,000 वायु सैनिक भाग लेंगे और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जो निर्देश है उसके अनुसार इसमें पश्चिमी उत्तरी दोनों मोर्चों में शामिल किया जाएगा। ये कितने साल में होता है? 5 वर्ष में होता है। 5 साल में ये होता है, 5 ईयर्स में, प्रत्येक साल नहीं होता है। गगन शक्ति कब होता है? 5 साल में। ओके, पिछला संस्करण जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। इसके पहले जो हुआ था गगन शक्ति वो कब हुआ था? 2018 में। और AIF तरंग शक्ति 2024 नाम से मेगा अभ्यास भी करेगी। और इसमें से तरंग शक्ति भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास होगा और भारतीय वायुसेना ने विदेशी धरती पर ऐसे कई अभ्यासों में भाग भी लिया है। आर्मी इंडक्टेड आकाश तीर सिस्टम टू इनहेंस एयर डिफेंस पोस्ट्यू। ओके, तो सेना की जो एयर डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए आकाश तीर को तैनात किया गया है। किसको? आकाश तीर सिस्टम को। और आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना के एयर डिफेंस कोर में शामिल किया गया। सेना ने इस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया है। ठीक है, उसके बाद है आधुनिकीकरण के दौर में, नए दौर में इसमें 2024 में तकनीकी समावेशन का वर्ष भी इसको घोषित किया गया है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि आकाश तीर अप्रैल 2024 में इंडियन आर्मी में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया है, तो आकाश तीर सिस्टम को शामिल किया गया है। ठीक है, और आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम विकसित कौन किया है? तो भेल ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? भेल ने, BHEL, भेल ने। ओके, और इसमें से सेना ने जो आर्मी है वो तकनीकी समावेशन का वर्ष भी इसको घोषित किया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर बोल सकते हैं इसको कौन सा वर्ष? ईयर ऑफ टेक्निकल एब्जॉर्प्शन 2024 को ईयर ऑफ टेक्निकल एब्जॉर्प्शन, टेक्निकल एब्जॉर्प्शन। ओके, इंडियन आर्मी गेट्स पोर्टेबल इग्लास एस एयर डिफेंस सिस्टम। इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंडियन आर्मी को मिल गया है। तो इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम क्या है वो भी अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इग्ला एक एयर डिफेंस आकाश तीर सिस्टम था, एक यहाँ पर इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पोर्टेबल है। वो कैसा है? पोर्टेबल है। और इसको मतलब कि हाथ से चलने वाला एक डिफेंस सिस्टम है जिसमें किसी व्यक्ति या चालक दल भी ऑपरेट कर सकता है। और इसे जो नीची उड़ानों वाली विमानों को गिराने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ओके, और ये जो क्रूज मिसाइलों ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों की पहचान कर उसको निशाना बना सकता है। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। कहाँ पर सागर कवच चल रहा है? तो ये लक्षद्वीप में चल रहा है। ठीक है, सागर कवच। और कौन कर रहा है? तो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ओके, 2 दिन का है, 1 और 2 अप्रैल को ये हुआ था। इसमें मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और मेरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया था। किसमें? सागर कवच में। ओके,
डस्ट लीग 2024, डस्ट लीग 2024 का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये 5th एडिशन है। कौन सा एडिशन है इसका? 5th एडिशन है। और उज्बेकिस्तान के ये टर्मेज डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। कहाँ अभी हो कहाँ रहा है, जगह भी पूछा जाएगा, जैसा यहाँ पर लक्षद्वीप में बताया हमने, तो ये उज्बेकिस्तान में ही हो रहा है। और उज्बेकिस्तान का एक टर्मेज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये हो रहा है। ये 5th एडिशन है। ओके, इसमें से भारतीय सशस्त्र सेनाओं और उज्बेकिस्तान के जो आर्म फोर्सेस है उनके बीच ये एक्सरसाइज होगा, ठीक है। अगर उज्बेकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं तो 1991 में क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन के बाद मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, ठीक है। यहाँ का राजधानी उज्बेकिस्तान का पूछा जाए तो ताशकंद है। कहाँ है? ताशकंद है। और यहाँ का सोमोनी है, सोम या सोमोनी करेंसी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला निगामात चर अरिपो है और राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है और इसका जो दस्तलीक है, इसका जो फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट एडिशन वो कब हुआ था? 2019 में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। उसके बाद डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी कंडक्ट सक्सेसफुली ट्रायल्स ऑफ MPATGM वेपन सिस्टम। MPATGM वेपन सिस्टम जो है वो DRDO और इंडियन आर्मी ने ये लॉन्च किया है। तो MPATGM का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका रेंज पूछा जाए तो 2.5 किलोमीटर से भी बोल सकते हैं। MPATGM का मैन पोर्टेबल, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो मैं लिख देता हूँ, मैन पोर्टेबल, पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ओके, ये होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है टाटा लॉन्चेज, अब यहाँ पर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। तो टाटा ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये काम किसने किया है? टाटा ने किया है। ओके, और ये जो है इसको बोला जा रहा है TSAT-1A। इसको क्या बोला जा रहा है इस सैटेलाइट को? TSAT-1A। टाटा सन्स की एक सहायक कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, उसी ने इसको लॉन्च किया है। और ये भारत की स्वामित्व वाली भारतीय अंतरिक्ष संगठन जो है इसरो, इसरो ने ही ऐसे उपग्रह का निर्माण और उन्हें परिक्षेपित किया था। लेकिन TSAT-1A उपग्रह को एक सैन्य उपयोगी उपग्रह माना जा रहा है, ठीक है। इसके जो TSAT-1A के CEO जो है MD सुकरण सिंह के अनुसार ग्राहक सरकार और रक्षा बल होंगे, लेकिन वे वाणिज्यिक ग्राहकों को भी लक्ष्य करके रखा गया है। कहाँ से ये किया गया? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, ठीक है। और स्पेस एक्स फाल्कन से किया गया है इसको, किस रॉकेट से? स्पेस एक्स फाल्कन। डॉक्टर रेड्डी लॉन्चेज माइग्रेन मैनेजमेंट वेरेबल डिवाइस निरिवियो, ठीक है। तो निरिवियो को किसने किया है? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने किया है। और किसके लिए किया है? माइग्रेन मैनेजमेंट करने के लिए। माइग्रेन एक डिजीज होता है, उसी के लिए ये किया गया है। मतलब कि फार्माक्यूटिकल्स में बोल सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो कि फार्माक्यूटिकल कंपनी है, उसने नेरिवियो को लॉन्च किया है, ठीक है। और ये अप्रूव्ड है USFDA से। ये किससे अप्रूव्ड है? USFDA। अब ये USFDA का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से ये अप्रूव्ड है ये डिवाइस। और ड्रग फ्री मैनेजमेंट करता है माइग्रेन का। माइग्रेन जो है एक ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है, जिसमें से 30% ऑफ एडल्ट इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। डिसप्रोपोर्शन इम्पैक्ट ऑन वोमेन के रूप में इसको जाना जाता है। क्लियर? पायलट गोपी थोटाकुरा, पायलट जो है वो गोपी थोटाकुरा
उनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो वो पहले इंडियन बन गए, फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। पहला इंडियन स्पेस टूरिस्ट पूछा जाए तो कौन है? पायलट गोपी थोटाकुरा। और ये जो है वो किससे? ब्लू ओरिजिन, ये जो अमेजन के अमेजन के जो ओनर है उन्हीं की कंपनी है, ठीक है। जॉब जोस बेजोस की कंपनी है। ओके, बेजोस की ये कंपनी है जो कि अमेजोन के भी ओनर है, ठीक है। तो इसी से अंतरिक्ष में सैर करने जाएंगे गोपी थोटाकुरा। और ये कहाँ के हैं? ये तो विजयवाड़ा के हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। और बेंगलुरु में निजी स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो ब्लू ओरिजिन के अनुसार गोपी एक ऐसे पायलट है जिन्होंने गाड़ी चलाने से पहले ही उड़ना सीख लिया था। और NS-25 मिशन के जो 6 क्रू सदस्य उसमें ये गोपी थोटाकुरा शामिल है। रसिया सक्सेसफुली लॉन्चेज अंगारा AF रॉकेट। तो अंगारा रॉकेट जो है वो रसिया ने लॉन्च कर लिया सक्सेसफुली। ओके, और इसमें से अगर हम लोग जाने तो ये 11 अप्रैल 2024 को किया गया। और ये कहाँ से किया गया? ओस्तोचोन कॉस्मोड्रोम से। ओस्तोचोन ओस्तोचोन कॉस्मोड्रोम से, ठीक है। और परीक्षण के पहले रूस ने अपना कॉस्मोनॉट दिवस मनाया था। और दरअसल 63 साल पहले 1961 में यूरी गागरिन ने बाह्य अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और इसी दिन को कॉस्मोनॉट दिवस भी कहा जाता है, ठीक है। अंगारा परियोजना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पहली अंगारा E5 परियोजना 2014 में हुई और दूसरी 2020 में। पहली कौन कब हुई थी? फर्स्ट 2014 में। और दूसरी जो है सेकेंड जो है वो 2020 में रूस के प्लेसवत्स्क से। और 2021 में इसका आंशिक परीक्षण किया गया। और उसके बाद अंगारा E5 का उद्देश्य प्रोटॉन लॉन्चर को सफल बनाना है, जो कि कजाकिस्तान के बैकानूर को लीज पर लेने का सौदा 2050 में शामिल होने के बाद रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंच बनाए रखने के लिए अंगारा रॉकेट परियोजना पर काम शुरू किया था, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2024 को किस देश ने अंगारा E5 अंतरिक्ष रॉकेट का परीक्षण किया है? तो रसिया। और अंगारा E5 का उद्देश्य क्या है? प्रोटॉन लॉन्चर को सफल बनाना, प्रोटॉन लॉन्चर को सफल बनाना। ओके, अब यहाँ पर स्पोर्ट्स है। तो स्पोर्ट्स में सरफुद्दौला जो है कहाँ के? बांग्लादेश के, वो फर्स्ट ICC एलीट एम्पायर बन गए हैं। जानिक सिनर जो है उन्होंने मेंस सिंगल टाइटल में मियामी ओपन टेनिस में जीत लिया है। बिंदिया रानी देवी जो है वो अगर यहाँ पर जैनिक सिनर के बारे में पूछा जाए, जैनिक सिनर तो ये कहाँ के हैं? तो इटली के हैं, ठीक है। इटली के जैनिक सिनर ने अमेरिका के मियामी ओपन टूर्नामेंट में बुल्गारियाई खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्री को 6-3 और 6-1 से हराया, ठीक है। उसके बाद फिर है बिंदिया रानी देवी। और बिंदिया रानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में। किसमें? वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में। ओके, और ये इन्होंने बर्मिंघम जो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम था 2022, ओके, 2022 कॉमनवेल्थ था, उसमें भी इन्होंने जीता था, वहां पर सिल्वर जीता था, सिल्वर जीता था, ठीक है। और ये अभी कहाँ पर हो रहा था? थाईलैंड के फुकेट में, थाईलैंड के फुकेट में हो रहा था, थाईलैंड के फुकेट में हो रहा था ये वर्ल्ड कप, ओके। और अगर यहाँ पर पूछा जाए तो इसमें से बिंदिया रानी देवी को कैसे पदक जीता? और 55 किलोग्राम कैटेगरी में ये खेलती हैं। बिंदिया रानी देवी जो है वो किस में खेलती हैं? 55 kg वेट लिफ्टिंग में खेलती हैं, ओके। और इन्होंने कंपटीशन करते हुए 196 किलो उठाया। इसमें 83 किलोग्राम स्नैच था, 83 किलोग्राम स्नैच और 113 किलोग्राम जो है क्लीन एंड जर्क शामिल था।
उसको उठा करके ये कांस्य पदक जीती है। ठीक है। बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेल में उनके जो रजत पदक है 203 किलोग्राम के प्रयास से ये कम था। मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया इसी में। उसके बाद है यहाँ पर बिल्किस मीर, और बिल्किस मीर जो है वो जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं बिल्किस मीर? जम्मू कश्मीर की, J&K की। वो पहली भारतीय महिला बन गई जूरी मेंबर किसमें? पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो ये भी याद रखना है, जम्मू कश्मीर की हैं। अगर पूछा जाएगा कि बिल्किस मीर किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ये जो खेल है इनका वो कौन सा है? कयाकिंग एंड कैनोइंग। कयाकिंग एंड कैनोइंग। ओके, तो इस खेल से ये बिल्किस मीर जुड़ी हुई है। ठीक है, ये कयाकिंग और कैनोइंग जो है वो 1924 पेरिस ओलंपिक में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें। मैक्स वर्स्टैपेन ने विन कर लिया जापानीज ग्रैंड प्रिक्स को। उसके बाद स्पोर्ट्स में आते हैं यहाँ पर, फिर से न्यूजीलैंड टीम ने मेंस और वोमेन्स टाइटल जीता हांगकांग सेवन्स में। ठीक है, सुमित नागल ने पहले 42 साल में पहले भारतीय बन गए जिन्होंने विन विन किया मोंटे कार्लो मास्टर्स। और इसके पहले रामनाथ कृष्णन जो थे उन्होंने सिर्फ आए थे, लेकिन वे जीत नहीं पाए थे, रामनाथ कृष्णन। और मैंडी सेन बोचियर, मैया बोचियर जो है वो उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये फीमेल कैटेगरी में और ये मेल कैटेगरी में। वानिंदु मेंडिस ये एक श्रीलंका के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। ठीक है। कामिंदु मेंडिस और इंग्लैंड की मैया बॉचियर, इन लोगों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसके लिए? मार्च के लिए मिला है। रश्मि कुमारी ने नेशनल वोमेन्स कैरम टाइटल जीत लिया। राधिका ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी जो हैं उन्होंने तीसरे बैटर बन गए, बैट्समैन बन गए जिन्होंने 6 गेंद में 6 छक्का मारा है। ठीक है, 6 गेंद में 6 छक्का मारा है T20 में। अब ये किसके खिलाफ मारा है? तो ये कतर के खिलाफ मारा है। किसके खिलाफ? T20 इंटरनेशनल में 55 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं ये, और इन्होंने अमीरात के खिलाफ, सॉरी कतर नहीं, अमीरात के खिलाफ, यूएई के खिलाफ मारा है। ठीक है, यूएई के खिलाफ। ओके, और अल अमीरात क्रिकेट अकेडमी एरी ने अमीरात के तेज गेंदबाज कामरान खान के खिलाफ ये कारनामा किया है। इनके पहले एक किरोन पोलार्ड थे। ठीक है, किरोन पोलार्ड और युवराज सिंह, अपने युवराज सिंह। युवराज सिंह पहले, किरोन पोलार्ड और किरोन पोलार्ड दूसरे, और ये नेपाल के तीसरे। ओके, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन का जो आता है वो हर्षल गिब्स के लिए भी आता है ना। तो युवराज सिंह ने किसके खिलाफ किया था? स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ किया था। और इसके बाद किरोन पोलार्ड ने 2021 में श्रीलंका के अकीला धनंजय के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्का लगाने का किया है। और वनडे क्रिकेट में इन्होंने T20 में कारनामा किया है, ये T20 का है। और वनडे में अगर बात करें, वनडे में, तो वनडे में साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स और अमेरिका के जसकरण मल्होत्रा ने भी ये 6 छक्के लगा चुके हैं। कौन? हर्षल गिब्स और जसकरण मल्होत्रा, ये अमेरिका के हैं। ठीक है, ये हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका के हैं। ट्रेविस हेड सिटसिपास विन मोंटे कार्लो मास्टर्स फॉर द थर्ड टाइम। तो ये इन्होंने तीसरी बार ये जीत लिया सिटसिपास ने। ठीक है, तो इनका नाम है स्टेफानोस सिटसिपास,
और ये तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स 1000 जीता है इन्होंने। और ये यूनान के हैं, कहाँ के हैं, यूनान के खिलाड़ी हैं, यूनान के खिलाड़ी हैं। उसके बाद है ट्रेविस हेड। तो ट्रेविस हेड ने यहाँ पर ट्रेविस हेड ने चौथा सबसे तेज शतक बनाने वाले आईपीएल के इतिहास में खिलाड़ी बन गए। और इन्होंने 39 गेंदों में ये कारनामा किया है, 39 गेंदों में ये कारनामा किया है। ठीक है, इनके पहले जो 3 थे वो कौन कौन है, नाम बता देता हूँ। क्रिस गेल है, क्रिस गेल, और अ, उसके बाद एक यूसुफ पठान भी है, यूसुफ पठान। और 2 उसके बाद एक और है डेविड मिलर। तभी से इनको डेविड मिलर को किलर मिलर कहा जाता है। ठीक है, किलर मिलर, तभी से ये इनको कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर बुक एंड ऑथर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सैम पित्रोदा ने रिलीज किया है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये कांग्रेस के लीडर हैं जो ओवरसीज पार्टी होते हैं, ओवरसीज में काम देखते हैं कांग्रेस का, सैम पित्रोदा। ठीक है, ये बुक इन्होंने लिखा है। सिद्धार्थ राजशेखर ने रिलीज किया है आई कैन कोच बुक। ठीक है, ये आई कैन कोच बुक, नाम याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज किया है बुक द लॉ एंड द स्पिरिचुअलिटी, और ये लिखा गया है रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह के द्वारा। ओके, ये बुक है। और सलमान रश्दी, ये बहुत ही फेमस नाम है, तो इन्होंने नाइफ नाम से किताब लिखी है, मेमोयर रिकाउंटिंग स्टैबिंग। इनको चाकू से भोंक दिया गया था उन्हीं कुछ दिन पहले अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद है ओबिचुअरी। कौन कौन से जो थे फेमस पर्सनालिटी, उनका निधन हो गया है। तो बारबरा रस जो है वेटरन एक्ट्रेस थी। ठीक है, हॉलीवुड की। और बेस्ट डेब्यू एक्टर ईट कैम फ्रॉम आउटर स्पेस के लिए इनको बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था। ठीक है, बेस्ट डेब्यू का किसमें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में, बेस्ट डेब्यू में, गोल्ड किसमें, गोल्डन ग्लोब में। ओके, विश्वेश्वर राव जो है उनका भी निधन हो गया। और विश्वेश्वर राव जो थे वो क्या थे, एक राजनेता भी थे और तमिल अभिनेता भी थे। ठीक है, 64 साल में कैंसर से इनका निधन हो गया। ओके, नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफी ग्राफर गंगू राम से का निधन हो गया। एम वीरप्पन का निधन हो गया। और ये एम वीरप्पन कौन, गंगू राम से जो थे वो बॉलीवुड के वेटरन फिल्म मेकर थे। 83 साल में उनका निधन हो गया मुंबई में। ये गंगू राम से ब्रदर्स का हिस्सा थे, जो कि हॉरर फिल्मों के लिए ये लोग बहुत ही फेमस थे, राम से ब्रदर्स। ठीक है, एम वीरप्पन पास्ड अवे। तो एम वीरप्पन जो थे वो कौन थे, तो ये राजनेता भी थे और फिल्म निर्माता भी थे ये। और इनका निधन हो गया। ठीक है, आर एम वीरप्पन 98 साल की आयु में इनका निधन हो गया। उसके बाद है ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स बोसॉन, गॉड्स पार्टिकल का जो कॉन्सेप्ट आया इन्होंने ही दिया, तो उनका भी निधन हो गया। और फॉर्मर न्यूजीलैंड लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का निधन हो गया। क्रिकेट से संबंधित है तो आपको पूछा जाएगा ये। तो ये ऑबिचुअरी था लास्ट। और ये अगर आपको सेशन अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।